अफसाना आप सुन रहे हैं अपना अपना कर्ज, लिखा है अमृता प्रीतम ने। सामीन, बाहर बारिश की बूंदें बरसने लगीं। राज बख्शी ने धुंधली हुई विंडस्क्रीन की तरफ देखा, वाइपर चलाया और कहने लगे, दोनों का ब्याह तो एक आदमी के साथ हो सकता है, लेकिन बच्चा किस तरह? सामीन, रूह और बदन में इतना फर्क होता है साहब। मूर्ति ने कहा, बस समझ लो, रूह सिर्फ उसकी थी और बदन सिर्फ मेरा। शायद हो। इस बार राज बख्शी ने कहा, फिर कितनी देर खामोश रहे। अचानक कहने लगे, उस वक्त एक आदमी के साथ ब्याह करना शायद कोई मजबूरी थी या जरूरत, लेकिन अब क्यों? अब भी जरूरत है, वो नहीं, लेकिन जरूरत है। और वो कैसी जरूरत थी? जरूरत सिर्फ पैसे की थी। वो आदमी बहुत अमीर था, उसके कई भट्टे थे। लोग कहते थे उसके भट्टे में मिट्टी की नहीं, सोने की ईंटें पकती थी। फिर उसकी पहली बीवी रुकी थी, नहीं, पहली नहीं, पहली बीवी मर चुकी थी, या शायद उसे निकाल बाहर किया था, देखी नहीं, लेकिन सुना है वो खूबसूरत नहीं थी। खूबसूरत नहीं थी इसलिए मर गई। राज बख्शी हंस पड़े। हाँ साहब, आदमी को धुतकारते रहो, वो मुर्दा सा हो जाता है और कभी तो मर भी जाता है। आय है, क्या खूब लाइन लिखी है अमृता प्रीतम ने, फिर से पढ़ना चाहूंगा। हाँ साहब, आदमी को धुतकारते रहो, वो मुर्दा सा हो जाता है और कभी कभी तो मर भी जाता है। फिर उसने रुकी के साथ ब्याह किया। रुकी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन कई बरस बीत के रुकी के बच्चा नहीं हुआ था। हाँ साहब, लोग कहते हैं भट्टों वालों को पहली का शराब लगा हुआ था। कहते हैं जब वो मरी थी तो वो उम्मीद से थी, लेकिन उस आदमी ने एक दिन उसे इतना पीटा कि वो उसका बच्चा मूर्ति पुरानी यादों के झोंकों से लरस गई। उसने बच्चे की खातिर फिर तुमसे ब्याह किया। हाँ साहब, बच्चे की खातिर। मेरे माँ बाप से उसने एक तरह से मुझे कीमत देकर खरीदा था। आखिर वो शराब टूट गया। नहीं, हाँ मूर्ति की आवाज धड़क गई। फिर वो धड़कती आवाज को सहारा देते हुए पूछने लगी, लेकिन साहब, आप ये सब बातें क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपको ये सब कुछ क्यों कर बताऊं? अफसाना है आज का अपना अपना कर्ज, लिखा है अमृता प्रीतम ने। बढ़ते हैं अफसाना की जानिब। राज बख्शी ने मूर्ति के चेहरे की तरफ देखा तो फिर कहने लगे, मैं तुझे 6 माह से देख रहा हूं, मालूम नहीं क्यों। मैं यहां रोज सिर्फ मकान की खातिर नहीं आता। शायद राज बख्शी का दायां हाथ खड़ी गाड़ी के स्टीयरिंग के व्हील पर था। उसने बायां हाथ मूर्ति के कंधे पर रखते हुए पूछा, मैं तुझसे शादी कर सकता हूं? साहब, आप। मूर्ति के सवाल में जितनी हैरानी थी, आवाज में इतनी नहीं थी। फिर वो आहिस्ता से कहने लगी, अपने पर जोर होता है लेकिन सपनों पर जोर नहीं होता। मैंने 3 बार सुबह उठकर अपने आप को झिड़का था। मुझे 3 रातें साहब आपका सपना आता रहा। मुझे साहब ना कहा करो, कुछ और कहा करो। मूर्ति खामोश रही। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इस तरह सोचूं तो तू मेरे लिए भी यही शर्त लगाओगी? वो रुक्की वाली। हाँ,
राजबख्शी ने मूर्ति के कंधे से हाथ उठा लिया। वो हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रख दिया। बाहर बारिश तेज हो गई थी। विंडस्क्रीन पर धुंध गहरी होती जा रही थी, लेकिन वाइपर पूरे जोर के साथ धुंध को साफ करते रहे। साहब, बख्शी साहब, बात यह है जहां मैं रहूंगी वहां रुकी। जिस हाल में मैं उसी हाल में वो, मूर्ति कह रही थी। बख्शी साहब ने बात काटी। इसमें कोई इनकार नहीं, वो पूरे सुख और आराम से रहेगी। मूर्ति हंसती। किस तरह? बख्शी साहब को मूर्ति का ये किस तरह बेमानी मालूम हुआ, लेकिन कहने लगे पूरी इज्जत और एहतराम के साथ, घर में मां बहन की तरह। मूर्ति ने सामने विंडस्क्रीन की तरफ देखा। वाइपर चल रहा था, फिर भी हथेली के साथ उसकी धुंध को पूंछते हुए कहने लगी, बस यही बात है बख्शी साहब, वो घर में मां की तरह रहेगी। तब मां नहीं होगी, सिर्फ मां की तरह होगी। बहन नहीं होगी, बहन की तरह होगी। ये ज्यादा देर नहीं चलता। राजबख्शी को महसूस हुआ उस वक्त शायद मूर्ति के कंधों को उसके हाथ की जरूरत नहीं, लेकिन उनके हाथों को मूर्ति के कंधे की जरूरत थी। उनका बायां हाथ कुछ कांप रहा था, जो मूर्ति के कंधे पर रख दिया। मूर्ति कहने लगी, लेकिन जब कोई औरत किसी की बीवी होती है, वो बीवी होती है, बीवी की तरह नहीं होती। हाँ मूर्ति, राजबख्शी ने दलील मान ली, लेकिन कहा, मुझे जिंदगी में पहली बार जो कुछ मिला उसके साथ बांटा। दूसरी बार तो जानबूझकर, लेकिन उसने जो कुछ मेरे साथ बांटा था वो भी मुमकिन नहीं था। वो मजबूर थी। एक सौतन कहलाने वाली औरत जो कुछ बांटती है, मैं उसकी बात नहीं करता। मूर्ति देर तक खामोश रही, जैसे कुछ कहने या ना कहने का अपने साथ फैसला कर रही हो। फिर एक बार उसने आंख भरकर बख्शी साहब के चेहरे की तरफ देखा। महसूस हुआ उनके चेहरे पर कुछ इस तरह का सच था जो उसने कभी पहले किसी मर्द के चेहरे पर नहीं देखा। सोच लिया कि उसका अपना सच कैसा भी था, लेकिन उसे सच के बदले सिर्फ सच देना था। कहने लगी, मेरे लिए भट्टों वालों की मांग कितने अरसे से थी। माँ बाप गरीब थे, लेकिन इतने नहीं कि मुझे बगैर बेचे उनकी गुजर नहीं थी। लेकिन जो जवान लड़का मुझे पसंद था, उसने मेरे साथ ब्याह करने का वादा किया हुआ था। मैं गरीब थी लेकिन जवान थी। मूर्ति ने कड़वी हंसी का घूंट भरा और फिर कहने लगी, उसी दिन से मुझे उससे चिढ़ हो गई। राजबख्शी ने खामोशी अपना ली और मूर्ति ने भी चुप साध ली। फिर कहने लगी, ये हमारी औरतों की जबान समझ रहे हो ना? राजबख्शी ने मुस्बत में सर को जुम्बश दी। मूर्ति कहने लगी, जब उसे मालूम हुआ कि वो शादी से इनकार कर गया इसलिए कि किसी मर्द का बदला किसी मर्द से लेने के लिए, मैंने माँ बाप को कह दिया कि मैं भट्टो वालों के साथ शादी करूंगी। और ये बच्चा भट्टा वालों का नहीं, आपने पूछा था ना। आखिर उसका सर आप टूट गया। तब मेरे मुंह से निकला था नहीं, बाद में कहा था, लेकिन मैं पहले सच ही मुंह से निकला था। इस बात का रुक्की को इल्म है। सिर्फ उसी को इल्म है या किसी और को? लेकिन उसने राजबख्शी को सोचने पे मजबूर कर दिया। राजबख्शी सोचने लगे, अगर रुक्की का इस वक्त मूर्ति के साथ जो रिश्ता था, उसका मूर्ति को हर तरह से बचाए रखना सच मुमकिन नहीं था। मूर्ति कह रही थी, इस बच्चे को मैंने माँ के दिल की तरह पूरी नफरत के साथ जन्म दिया था, लेकिन रुक्की ने दिल की तमाम गहराइयों से उसे पाला। उस वक्त तक रुक्की को कुछ मालूम न था, वो बुनियादी तौर पर अच्छे दिल की है। वो अपने बदन की हसरत मेरे बदन में पूरा कर रही है। मूर्ति की आवाज बाहर दूर बारिश की बूंदों में भीग गई।
वो कमीना जिसका ये बच्चा था और भी कमीनगी पर उतर आया। मुझे धमका कर उसने 2 बार मुझसे 500 रुपए लिए। मैंने तंग आकर सोचा अगर मैं भी मर जाऊं तो इस बच्चे को भी जिंदा नहीं रहने दूंगी। उसकी फिर धमकी आई थी। मैं पागल सी हो गई थी। एक रात बच्चे को उठाया और अंधेरे में बाहर कुएं की तरफ दौड़ पड़ी। बच्चा रुक्की के साथ सोता था। सोते हुए बच्चे को उठाया तो रुक्की भी जाग उठी। ये सब मुझे उस वक्त मालूम हुआ जब वो मेरे ताकू में कुएं तक आम पहुंची। वहां मैंने उसे सब कुछ बता दिया, लेकिन वो मुझे गले से लगाकर वापस ले आई। उसने उस आदमी को कुछ नहीं बताया। राजबख्शी हैरान थे। बिल्कुल नहीं, उसे बच्चे से सचमुच प्यार था। सिर्फ इतना नहीं, चोरी छुपे बुलावा भेजा जो मुझे आए दिन धमकाता रहता था। वो उसे कहने लगी भट्टे वालों को सब कुछ मालूम हो गया है, इसलिए धमकी का कोई फायदा नहीं, बल्कि भट्टे वालों ने तुम्हें मार डालने के तमाम बंदोबस्त कर लिए हैं। इसलिए अगर तुम जान की अमान चाहते हो तो इधर का रुख न करना। सामीन, राजबख्श की आंखों में पानी भर आया। उन्होंने झोंपड़ी की मदम लौह में बैठी रुक्की को दूर से देखा हुआ था। आंखों में उसकी पहचान नहीं थी। वह मूर्ति की तरफ देखने लगा। उसे मालूम हुआ मूर्ति के चेहरे पर जो एक रोशनी थी वो सिर्फ उसकी जवानी की नहीं थी, वो उस रुक्की की भी थी जिसे उसने देखा नहीं था। जी हाँ सामीन, मूर्ति कह रही थी ये बच्चा सचमुच उसका है, मेरा तो ऐसे ही एक बहाना है। राजबख्शी की हथेली मूर्ति के कंधे पर सख्त हो गई। मूर्ति कहने लगी मुझे मालूम है मेरी उम्र छोटी है, इसलिए लोग मेरी तरफ देखते हैं, लेकिन अब जो हक उसे नहीं मिला वो मैंने नहीं लिया। राजबख्शी बहुत देर तक खामोश रहे, फिर हाथ की हथेली से मूर्ति के चेहरे को अपनी तरफ करके कहने लगे तुझे भी जिंदगी का एक कर्ज उतारना है और मुझे भी जिंदगी का एक कर्ज चुकाना है। मूर्ति खामोश बड़े गौर से उनकी तरफ देखती रही। राजबख्श एक गहरा सांस लेकर कहने लगे मुझे अपने सगे भाई का कर्ज उतारना है। मुझे अच्छी तरह होश भी नहीं जब मेरी भाभी ने मेरे साथ ताल्लुक जोड़ लिया था। मैं बहुत अनजान था, कुछ भी नहीं समझा, सिर्फ बदन चलता रहा और दिन बदन बुझता रहा। मूर्ति मालूम नहीं ये सब कुछ समझ रही थी कि नहीं। राजबख्शी ने गौर से उसकी तरफ देखा, फिर कहा उसकी जिस बरस शादी हुई थी उसे उस बरस कोई मर्ज हुआ था। ये बात मुझे बरसों बाद मालूम हुई, लेकिन उसे उस वक्त से मालूम था और उसने बच्चे की आस खिलौने की तरह तोड़ दी थी। बहुत छोटे घर से आई थी, सब कुछ अपने पास रखने के लिए सोचती रही कि मैं भी उसके बस में रहूं। मैं कई बरस की रुकी हुई घड़ी से वक्त देखता रहा। मैं समझा नहीं, भाई का दुख भी देखा लेकिन समझा नहीं। मैं अपने भाई का बहुत बड़ा कर्ज देना है। मूर्ति जो कांसी की मूर्ति की तरह दिखाई देती थी, हड्डियों और गोश्त की औरत की तरह लर्स के। राजबख्शी कह रहे थे अब उसके साथ कोई वास्ता नहीं, लेकिन मेरे भाई का शक उसी तरह है। मैं बीते हुए बरस वापस नहीं ला सकता, लेकिन आगे मूर्ति के होंठ आहिस्ता से हिले। बारिश की बौछार से चारों तरफ धुंध फैली हुई थी। राजबख्शी गाड़ी के अंदर की मध्यम रोशनी में मूर्ति के चेहरे की तरफ देख रहे थे। फिर कहने लगे आओ मूर्ति, आओ अपने अपने घर से उतारें आप। मूर्ति उनकी तरफ देखकर कुछ हैरान नहीं से अपनी तरफ देखने लगी, जैसे अपने आप को उनकी आंखों से देख रही हो। राजबख्शी ने हाँ में सर हिलाया। मूर्ति के लिए शायद अब एक और बार हाँ करने की जरूरत थी। मुंह से निकला और रुकी भी। राजबख्शी ने मूर्ति के माथे के करीब सर झुकाकर उसके माथे को यूं चूमा कि मूर्ति को महसूस हुआ उनकी हाँ उसके यकीन के बराबर हो गई है। सामीन, ये था आज का अफसाना।
अपना अपना कर्ज लिखा है अमृता प्रीतम ने। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। स्टे कनेक्टेड विद फेसबुक पेज डीजे नौमान।